सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सुप्रभात प्रिय मित्रों एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर के आया हूं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन पे हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, एक एक बात मेरे साथ जुड़ करके सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब आप भी लड़ रहिए, ये भी क्लास बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत आनंद आएगा और खास तौर से हम आपके साथ हैं, इसलिए तो सोने में सुहागा है आपके साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बस मैं आपसे यही चाहता हूं और ये आपके लाइक, शेयर और जो कमेंट हैं इससे हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां हैं। दूर से ही सही आप मेरी क्लास को आप देखिए और अच्छे से आप जो है हर एक प्रश्न का उत्तर समझिए, क्योंकि मेरे प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। मैं बहुत कम प्रश्न लेता हूं लेकिन आंसर उसमें 100 प्रश्नों के आंसर उसमें समाहित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वायुवीय तथा अवायुवीय श्वसन। श्वसन की बात ही की जा रही है। एक तो क्या होता है सांस लेना और दूसरा क्या होता है श्वसन। ये बच्चों आप में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सांस लेना और श्वसन, इन दोनों में अंतर क्या है। तो यही आपको समझना है। सांस लेना का मतलब ये हमारी कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया है। ठीक है ना, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारी एनर्जी लॉस होती है। क्यों? क्योंकि अभी आप अगर सांस लो अंदर बहुत तेजी से तो आप थक जाओगे, इसमें आपकी ऊर्जा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आप कह सकते हैं ये भौतिक होता है और इसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। लेकिन अगर आप श्वसन की बात करें तो श्वसन क्या होता है, श्वसन को आप कह सकते हैं कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है ना, क्लियर गया ना कॉन्सेप्ट। और जैसे कि सांस लेना एक भौतिक क्रिया के अंतर्गत आता है तो श्वसन एक रासायनिक क्रिया होती है। बहुत ऊंची क्वालिटी का है ये कॉन्सेप्ट आपका, और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप आगे भी कंपटीशन का एग्जाम भी देते हैं तो आप ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो श्वसन और सांस में आपने देख लिया ना कि सांस एक भौतिक क्रिया है और श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। सांस लेने में आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा की हानि होती है, आप थक जाते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन में आपको एनर्जी क्या है, मिलती है। हाँ, यह कोशिकीय श्वसन होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए वायुवीय और अवायुवीय। तो वायुवीय का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होती है, और अवायुवीय आ का मतलब एब्सेंट, है ही नहीं है वहां वायु, हवा है ही नहीं है। वायु का मतलब क्या है, हवा, और हवा का मतलब यहाँ ऑक्सीजन है। तो अब आप समझ गए कि अवायुवीय का मतलब क्या हो गया, जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, और वायुवीय का मतलब है जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो कहते हैं इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस आपको बताना है। बहुत अच्छे से आप इसका आंसर लिख लेंगे, अब लिख लेंगे ना। अब देखिए, कुछ जीवों के नाम ये आपसे पूछ लिया ना, कितना बढ़िया है। यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग अपना नाम नहीं बता पाते हैं, पूछ ले तो कुछ जीवों के नाम की बात है। तो ठीक है, नाम बताने भी मैं ही आपसे पूछ लूं कि आप बताइए आपका साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, बोलो। पूछ लिया ना, मैंने बताया कि यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम नहीं पता है। ये नहीं है कोई चिंटू पिंटू, हाँ ये सब नाम है जो घर के, मैं ये नाम नहीं पूछ रहा हूं। आपका जो वास्तविक नाम है, साइंटिफिक नेम है, क्या है बताओ,
क्या नाम है आपका साइंटिफिक नाम? कंचन। ये लो, कोई कंचन मंचन, हाँ ये सब चिंटू सिंटू रिंकी चिंकी ढिंकी ये सब नाम है कोई? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यही तो बता रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका साइंटिफिक नाम क्या है तो आप क्या बताओगे? होमो सैपियंस। ठीक है, कहे सर जी मेरा नाम तो होमो सैपियंस ही नहीं है। ठीक है, ये आपका साइंटिफिक नाम है, आप नहीं जानते हैं। ठीक है ना, क्लास 9th में आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया है जीवों का तो वहां पे आपको बताया गया है कि 2 नाम होते हैं। द्विनामकरण पद्धति आपने पढ़ा है, कैरोलस लिनियस ने दिया है द्विनाम पद्धति। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, हाँ, और जब आते हैं तो फिर क्या करते हैं, वहां आंख से अंधे हो जाते हैं और गिर करके चले आते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि कैरोलस लिनियस ने दिया है 2 नामकरण की पद्धति, और इसमें एक नाम, प्रथम नाम क्या होता है? वंश का होता है, और दूसरा नाम क्या होता है? जाति का होता है। तो प्रथम नाम वंश का मतलब क्या होता है? जीनस, और दूसरा नाम जो जाति का होता है उसे स्पीसीज कहते हैं। तो होमो सैपियंस, ठीक है ना, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अब इसमें अगर किसी लड़की से पूछ लें कि बोलिए आपका क्या नाम है, तो वो अपने भी नाम बताएगी, हाँ, रिंकी चिंकी जो भी नाम होगा उसका। तो ये आप तो समझ लो ना, आप तो जान गए हो। क्या नाम है आपका? होमो सैपियंस नाम है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। अगर आपको हम हवा ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो क्या कंडीशन होगी? सारी औकात समझ में आ जाएगी। आपको फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है तो आप उसको तो ले नहीं पाते हो, हाँ, और जब इस तरह की ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ हवा को गंदा कर देते हो, तो हवा को गंदा कर देते हो तो खुद परेशान हो जाते हो। हवा को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। हवा ऑक्सीजन की कीमत आपको तब पता चलती जब आप हॉस्पिटल में जाते हो और इमरजेंसी वार्ड में जाते हो, जिंदगी मौत से लड़ रहे होते हो, तो उस समय आपको सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो आपको बचा लेती है। नहीं तो ऑक्सीजन जैसे आप बाहर रह करके ना सोचते हो कि बस ऑक्सीजन मिल ही तो रही है, हम बिंदास हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप उसका भी तो कद्र करो कि ऑक्सीजन को बनाए रखो, स्वच्छ वायु, ठीक है ना, लेते रहो, इससे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस यही है मेरी ट्रिक पढ़ाने के लिए। आप इंजॉय करो, डिस्कशन करो, मैं आपको इतना अच्छा बता दूंगा ना कि आपको ये सब रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच लेते हो अरे बाप रे ये साइंस है, इतनी मोटी किताब है, क्या पढ़ें, अपने से कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आपके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वो भी गुरु कैसा हो, जो बच्चों के प्रति समर्पित हो, ठीक है ना, उसको हर एक समस्या से क्या करे, बाहर खींच के निकाल ले। और अगर चेले ऐसा हो कूद जाए बीच दरिया में तो गुरु जी क्या करें, कहें जाओ फिर, नहीं। तो बात यह भी होती है कि आप अगर मानते हो तो आपका सफलता तय है, 100% तय है। और ये जो क्लास अभी आप क्लास 10th में ले रहे हो ना, आगे आप 11th भी जाओ, 12th भी जाओ, और भी कोई क्लास में जब आप कंपटीशन दोगे ना तब औकात समझ में आ जाएगी कि हाँ यार वही प्रश्न तो हैं जो सर हमें छोटी सी क्लासों से पढ़ा रहे थे। हाँ, तो मैं आपको बहुत स्टैंडर्ड बना करके चल रहा हूँ। तो देखिए आप, वायुवीय तथा अवायुवीय श्वसन। तो सबसे पहले अगर हम आपसे डिस्कशन करें, किसकी हम डिस्कशन करें, वायुवीय श्वसन की। आइए बच्चों, वायुवीय का मतलब आप समझ गए, जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ठीक है ना पढ़ने वाले लोग जो नहीं पढ़ते तो कहीं हवा है, हवा खा रहे हैं, बढ़िया भैया हवा तो खा रहे हो, हाँ अच्छी हवा खाओ। तो यहाँ पर क्या है, वायुवीय, जहाँ पे हवा उपस्थित होती है। तो क्या होता है वायुवीय श्वसन? तो वायुवीय श्वसन की बात अगर किया जाए तो यह वायु की उपस्थिति में होता है। दूसरा नंबर क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन हो जाता है। ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्णतः विखंडन हो जाता है। और जब ग्लूकोज का पूरा विखंडन हो जाता है तो उसके बाद उसका प्रोडक्ट कुछ बनता होगा ना, ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल तथा ऊर्जा होती है। समझ गए
क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा होती। ग्लूकोज टूट गया, अब टूट गया ग्लूकोज तो किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर और एनर्जी में कुछ। अच्छा, और भी अगर बात करें तो भैया ये वायवीय श्वसन कौन करते हैं? तो आप फिर भी नहीं बता पाओगे। वायवीय श्वसन करते हैं उच्च जीवधारी, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग, ठीक है ना। सिर्फ छोटे छोटे जीवों को छोड़ करके जो उच्च कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिनका क्लासिफिकेशन हार्ड लेवल में है, तो उच्च जीवधारी सभी जो है उच्च जीवधारी जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? वायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है, ना समझ में आया हो तो फिर समझ लो एक बार, फिर बता देते हैं। हम आपको ऐसे स्टोरी बता देंगे कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। देखो, वायवीय श्वसन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा नंबर हमने बताया ग्लूकोज का पूरी तरह ऑक्सीडेशन हो जाता है, पूरी तरह। अगर थोड़ा सा भी बच गया तो फिर समझो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीजन, ग्लूकोज के अणु टूट जाते हैं, ठीक है, और टूट करके अपना उत्पाद क्या देते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। देखना है, दिखा देते हैं। ये रिएक्शन भी आपके कंपटीशन में पूछी जाती है। बताओ, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका आप क्या करेंगे? इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ये ऑक्सीजन ले लिया आपने, ले लिया ना। अब C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन, हमने 6 इसलिए लिया है इधर बैलेंस करने के लिए, लगा लेते हैं। ठीक है, तो माने ग्लूकोज का अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो यह किस में बदल जाता है? ये आपका किस में बदल जाता है? H2O CO2 प्लस एनर्जी, H2O CO2 प्लस ऊर्जा, H2O CO2 प्लस किस में बदल जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है। और ऊर्जा बहुत अधिक मिलती है। कितनी मिलती है? 686 किलो कैलोरी। ठीक है, 686 किलो कैलोरी होती है। ठीक है ना, 686 किलो कैलोरी होती है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं हम लोग ना, कि बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। अगर बैलेंस करना नहीं आया तो आप रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आइए बता देते हैं कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। यहाँ कितने कार्बन हैं? यहाँ 1 कार्बन है। तो कितने कार्बन होने चाहिए बताइए? 6 कार्बन होने चाहिए। तो ये लो, हमने 6 कार्बन लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। अगर 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। इसका मतलब इसको कितने की आवश्यकता चलेगी? तो इसलिए हमने 6 लगा दिया। 6 दूनी 12। कितने ऑक्सीजन हैं? 6 हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं? 6 दूनी 12, 2 14 हैं। यहाँ कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। ठीक है ना, यहाँ 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। ये 6H2O है ना, तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है ना, और यहाँ पर कितने हो गए? 6 दूनी 12, 6 यहाँ हो गए। इस तरह से ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। कंपटीशन में पूछ लेता है कभी कभी, अच्छों की औकात दिखा देता है, फिर भी इतने कायर लोग होते हैं कि जो कभी उसकी कोशिश ही नहीं करते समझने की। ठीक है, बार बार डंडा मिले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो खैर ये है कि अब आप लोग समझ जाइए, तो आप लोगों से ये गलती नहीं होगी दोबारा। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपसे? हमने आपसे यही बताया है कि जब ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वह किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मोर एनर्जी, बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और क्या होता है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी का? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है कितने एटीपी का? 38 एटीपी। यहाँ से ही बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक अणु ग्लूकोज का, ठीक है ना, वो क्या करके ऑक्सीडेशन होकर कितने एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो आपको एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है।
ठीक है, तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी ऊर्जा एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। एक ग्लूकोज अणु से कितनी मिलती है? 38 एटीपी मिलती है। बहुत उच्च लेवल क्वेश्चन है बच्चों, समझते जाइएगा, नहीं तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको बता रहे हैं बचाने की, कि आप कहीं पर भी कोई भी प्रश्न का वार हो आप तुरंत उसका आंसर दे दो। ठीक है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस होता है प्रथम चरण। ये ग्लाइकोलिसिस होता है जो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। हमने बताया था ना कि जब एरोबिक रिस्पायरेशन, जब वायवीय श्वसन होता है तो कोशिका के कहाँ होता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। और उस समय ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। क्वेश्चन आते हैं, बता दे रहा हूँ फिर से, जहां से क्वेश्चन आते हैं पढ़ाते समय मैं एकदम बता देता हूं आपको कि दोबारा कभी आपको, अगर आप उस समय याद करोगे जब आप सही टिक नहीं कर पाओगे। बस इतना याद रहे कि हाँ यार पढ़े तो थे लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो कायर थे आप, मूर्ख थे जो उस समय नहीं समझे थे, बाद में क्या कर लोगे? इसलिए मैं डांट रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत मेहनत से मैं आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूं। तो ग्लूकोज का अगर एक अणु है तो वो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स देता है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स देता है। ठीक है ना। अब वायवीय श्वसन का पहला चरण जो होता है कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य में होता है ग्लाइकोलिसिस। अब उसका दूसरा चरण जो होता है वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य के, यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में बहुत ढेर सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं और उसमें एक कोशिका अंगक है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में अगला चरण होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का, वायवीय श्वसन का। ठीक है ना। देखिए अब तो मैं बता दिया पूरा आपको कि वायवीय श्वसन क्या होता है, ये मैं बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपको, ठीक है ना, अवायवीय श्वसन की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पे आप जिंदगी और मौत से आपका सामना हो रहा है, वहाँ आपको अपनी औकात समझ में आती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों ये बात नहीं है कि ये केवल क्लास 10th का है, मैं आपका जीवन बना रहा हूँ। एक ही बार में कोई भी एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। आगे देखिएगा, अवायवीय। अवायवीय का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हवा क्या हो, आ मतलब एब्सेंट, गायब हो गई हो, हवायु माने हवा, अवायवीय श्वसन। ठीक है। अब देखिए अवायवीय श्वसन मालूम चल जाना चाहिए। पहले लाइन क्या है? जहां पर वायु की अनुपस्थिति होती है, जहां पे हवा होती ही नहीं है, ग्लूकोज का पूरा विखंडन हो जाता है। नहीं, पूरा विखंडन होता है किसमें? वायवीय में। यहाँ पे पार्शियल या आंशिक विखंडन, थोड़ा सा टूटता है, बस हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे थोड़ा सा टूटता है, उसको ही बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ क्या होता है? इसके अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी बहुत कम मिलती है, बहुत कम, जिसके आप उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है। और भी बातें थी इसकी, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात थोड़ी सी एनर्जी तो मिलती ही है, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और एक ग्लूकोज अणु से कितना मिलेगा भैया? अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है C6H12O6 तो इससे कितने 2 ATP में क्या करोगे? मर जाओगे हाथ पैर झिटिक करके। 2 ATP के अणु, यानी जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो उसमें केवल 2 ही ATP अणु प्राप्त होते हैं। और ATP अणु क्या है? ये आपके एनर्जी के रूप में ही पाए जाते हैं। पूरा अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है ये अवायवीय श्वसन? ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। देख रहे हैं ना बच्चों? देखते जाइएगा, नहीं तो फिर पश्चाताप करोगे, पछताओगे। अवायवीय श्वसन कहाँ हो रहा है? पूरा कोशिका द्रव्य में हो रहा है।
वायवीय श्वसन का दूसरा चरण कहाँ था, वहाँ हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, जहाँ पे 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे थे, बहुत अधिक एनर्जी। बात समझ में आ गई ना, कंप्लीट बात समझ में आ गई। लेकिन अगला प्रश्न कह रहा है कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। भाई कुछ जीव कौन से हैं? एक जीव तो आप भी बैठे हो ना, कौन से श्वसन होता है आप में? वायवीय होता है कि अवायवीय होता है? वायवीय। शाबाश। हाँ, इसका मतलब बहुत ध्यान से तुम लोग सुन रहे हो। कुछ लोग तो बैठे हैं यहाँ केवल दिखाने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अरे ध्यान से सुनो और बताओ आंसर। तो कुछ जीवों के नाम भी लिखना है जो क्या है, अवायवीय श्वसन, जहाँ वो वहाँ रहते हैं जहाँ पे हवा या ऑक्सीजन रहती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जीव कौन है? कुछ जीव यहाँ बैठे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उसका नाम बता रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। ईस्ट क्या है? एक कवक है, फंजाई है, जो सड़े गले पदार्थों से ही भोजन करेगा, तो क्या उसको पलने पड़ेगा, उसकी खोपड़ी रहेगी। और दूसरा देखिए, ईस्ट परजीवी, ठीक है ना, जो दूसरों से अब डिपेंड रहते हैं। और उसके साथ साथ टेपवार्म, फीता कृमि, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का एनिमल्स है। ठीक है, और एस्कायरिस जिसे आप कहते हैं राउंड वार्म या गोल कृमि, तो ये सभी क्या है? ये सभी अवायवीय श्वसन करते हैं। हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे ना, पूरा आंसर, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, आनंद आया होगा। चलो अच्छा, अगली स्टेप पे आते हैं हम लोग। अगला स्टेप कह रहा है गैसों के अधिकतम विनिमय। ये विनिमय क्या होता है? आओ एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। आप भी करते हो नहीं करते हो? अदला बदली करते हो? क्या अदला बदली करते हो? अपना अच्छा सामान दे करके किसी से गंदा सामान ले लेते हो कि नहीं? बोलो, यही करते हो? अपना अच्छा सामान दे करके गंदा सामान ले लेते हो, यही करते हो कि नहीं? बच्चों, ये नहीं करते हैं आप हमेशा सोचते हैं कि मेरा गंदा सामान दूसरे को दे दें, अच्छा सामान किसी का ले लें, इसी तो कहते हैं अदला बदली। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम विनिमय, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली या एक्सचेंज के लिए क्या है भैया? कूपिकाएं। क्या लिखा हुआ है? कूपिकाएं। ये कूपिकाएं क्या होती हैं? यही तो हैं जो बदलती हैं, गैसों को क्या करती हैं? बदलती हैं। प्रश्न आता है गैसों को बदलने के लिए, ठीक है, किस ऑर्गन्स का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं? वो किसके माध्यम से गैसों का अदला बदली की जाती है? तो आपका आंसर कूपिकाएं होगा। ठीक है ना, ये कहाँ पाई जाती हैं? आपके फेफड़े में पाई जाती हैं, लंग्स में पाई जाती हैं, फेफड़े में पाई जाती हैं। ठीक है, जो हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इसलिए कि आप पढ़ लो। आगे देखो, अधिकतम विनिमय के लिए, अधिकतम विनिमय बहुत अधिक मात्रा में अदला बदली करते हैं गैसों का, और वह भी किसके माध्यम से? कूपिकाओं के माध्यम से। बात समझ गए कि नहीं? ये कहाँ होती हैं कूपिकाएं? आपके फेफड़े में होती हैं। फेफड़ा कहाँ होता है? चेस्ट में होता है, लंग्स में, इसे लंग्स कहते हैं आप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए, ठीक है ना, कूपिकाएं किस प्रकार से अविकल्पित हैं? किस प्रकार से कूपिकाएं अविकल्पित हैं? तो यह आप समझ गए होंगे कि कूपिकाएं अपने गुब्बारे नुमा, बच्चों गुब्बारा फुलाते हो नहीं फुलाते हो? हाँ, तो वही गुब्बारा में क्या करते हो? हवा भरते हो कि माटी भरते हो? हवा भरते हो। अच्छा, हमें लगा कुछ और भरते हो। तो कूपिकाएं क्या होती हैं? गुब्बारे नुमा आकार के कारण वायु के आदान प्रदान को क्या करती हैं? सरल बनाती हैं। हवा भर देते हो, हवा निकल भी जाती है, निकलती कि नहीं? तो उस तरह से यह गुब्बारे नुमा की संरचना आपके लंग्स में, फेफड़े में भी होती है। ठीक है, और ये क्या करती हैं? सतही क्षेत्रफल की वृद्धि कर देती हैं। जब हवा भर जाती है तो वो छोटा सा बैलून इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा दिख रहा है ना, हो जाता है। हाँ, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया।
तो सतही क्षेत्रफल को क्या करती हैं, वृद्धि कर देती हैं। वायु भरने पर ये कूपिकाएं फूल जाती हैं। क्या होती हैं, फूल जाती हैं, फूल जाती हैं ना। ऐसे आप लोगों को अगर कुछ चीज मिल जाए तो फूल गुब्बारा हो जाते हो कि नहीं। तो फूल गुब्बारा हो जाना मतलब क्या है, खुशी, ठीक है ना, खुश हो गए। दुख में थोड़ी फूल गुब्बारा हो गए, पुचुक जाओगे, टुचुक जाओगे, नहीं, बात सही है। तो आगे देखो, फुफ्फुस में या फेफड़े में क्या होती हैं, कूपिकाएं फैल जाती तथा फुफ्फुस में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि कैसे डिजाइन किया गया है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम में ही बता दूं। अच्छा ठीक है बच्चों, देखिए ये जो है, ये सोचिएगा नहीं कि सर जी मेरा ही डायग्राम बना रहे हैं, हो सकता है किसी का। तो अब आप समझ गए कि ये क्या है, ये आपकी नासिका हो गई। क्या हो गई, नासिका हो गई। नासिका के अंदर क्या होती है, नासा गुहा होती है। क्या होती है, नासा गुहा होती है। अब यही नासा गुहा आगे आप फाइलेंस के पास में देखते हैं तो यहाँ पे तो एक एलिमेंट्री कैनाल चली जाती है और दूसरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, रिस्पिरेटरी वाली, ठीक है ना। और ये रिस्पिरेटरी कितने लंग्स होते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपके लंग्स कितने होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। ये देखो हमने 2 लंग्स बना दिया, 2 फेफड़ा बना दिया, एक राइट फेफड़ा, दायां और बायां फेफड़ा। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये क्या होती हैं, श्वसनिका होती हैं या श्वसनिकाएं होती हैं। ये श्वसनिकाएं होती हैं। ये आगे चल के और बहुत ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स में ये जो है क्या है, कन्वर्ट हो गई। और यहीं पर आप देखते हो कि ये इसके शाखाओं पे बैलून शेप, ठीक है ना। ये बहुत, इनकी संख्या होती है भैया, करोड़ों में होती है। कितनी होती हैं, इनकी संख्या लगभग 60-70 करोड़ों के आसपास होती हैं। तो यही हैं जो क्या करती हैं, ये यही करती हैं कि बाहर की जो ऑक्सीजन को ले लेती हैं और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं। ठीक है, और ये सब आपके कहाँ पे मिली रहती हैं, यहीं पर से आपके ये सब आपके ब्लड वेसल्स में मिली रहती हैं। और फिर यहीं से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो करके सीधे हार्ट में पहुंच जाता है, फिर वहाँ से पंप कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जो कूपिका की जो भित्तिवाल लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है, तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से क्या है, ढकी रहती है, तब जिससे गैसों का आदान प्रदान, लेन देन रुधिर तथा कूपिका के अंदर भरी हवा के बीच अधिक से अधिक हो सके। ठीक है, तो कूपिका के गुब्बारे की समान रचना है जो गैसों के आदान प्रदान के लिए सतहों का क्षेत्रफल क्या होती है, बढ़ा देती है। बस ये रही स्टोरी। आनंद आया पढ़ने में बच्चों? ये आप जो पढ़ रहे हो कोई पहाड़ नहीं है, ये एक स्टोरी है। आप भी इंजॉय कर रहे हो, हम भी आपके साथ में इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर बेकार हो जाओगे। तो इसी तरह से हम अगला देखते हैं। ये बहुत कमी होती है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, किसकी भैया बात हो रही है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हीमोग्लोबिन पढ़ चुके हो ना, हीमोग्लोबिन, हीम मीन्स आयरन, ठीक है ना, ठीक है ना, और ग्लोबिन मीन्स एक प्रोटीन्स होता है। तो ये जो आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आप क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे? तो अब आप समझ, हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, खेत में नहीं जी, शरीर में। कहाँ पाया शरीर में? शरीर की आरबीसी सेल्स में होता है, लाल रक्त कणिकाओं या जिसे आप क्या कह सकते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। और इसका दूसरा नाम, आरबीसी का दूसरा नाम भी याद रखो, आरबीसीएस का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, कंपटीशन में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल के ही बच्चे बैठे हुए हैं जो कंपटीशन भी देते हैं,
ठीक है ना। तो वो भी उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ, जो क्या देते हैं टेट, सी टेट, हाँ, SSC, CGL, PCS, हाँ, बहुत से KVS, बहुत से एग्जाम देते हैं। तो मैं वहाँ से भी आने वाले प्रश्नों को बच्चों के सामने रख दे रहा हूँ, इसलिए आपके और इंजॉयफुल क्लास हो जाती है कि नहीं। तो यहाँ RBCs का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स होता है, याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट्स होता है। ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है, और अभी तक तो बहुत ही पूछता था, इतना पूछता था कि बताइए RBC की जीवन अवधि कितनी होती है, कितने दिन तक जीवित रहता है, हाँ, ये कितने दिन तक जीवित रहती है RBC आपके शरीर में। तो इसका ऑप्शन आप 120 दिन तक, 120 दिनों के बाद ये क्या है, मर जाती थी। क्या होती थी, मर जाती हैं, मरना तय है, ठीक है ना। आप ये सोचो कि आप अमर होकर के आए हो, आपका भी तय है, हमारा भी तय है। बस ये है कि बीच का जो ये कार्यक्रम चल रहा है ना, उसको आप थोड़ा सा अच्छे से काट लो, अच्छे से एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल को पा करके। और लास्ट में तो ये तो सत्य है कि बस हम लोगों को भी आगे के लिए रास्ता बना हुआ है। तो ठीक है, 120 दिन तक की बात ये क्या है, RBC मर जाती है। तो हमें केवल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे हम। तो आइए ध्यान दीजिए कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। क्या करता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है, पूरे शरीर में भी पहुंचाता है ले जा करके। लाल रक्त कण में यदि इसकी मात्रा कम हो जाए, लाल रक्त कण में जो आपका खून होता है ना लाल रंग का, वही तो है RBC। तो यदि लाल रक्त कण में इसकी मात्रा कम हो जाए तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। यहाँ आधे लोग मर रहे हैं, कहते हैं हमारा हाथ पैर दर्द कर रहा है, करते कुछ नहीं है, और जैसे लगता है फरुहत हुआ करके आए हैं, फालतू है उनका हाथ पैर दर्द पूरे शरीर कर रही है, हाँ, पता ही नहीं है क्यों कर रही है। बिना ना कुछ काम करें ना धाम करें। अरे ना करो काम धाम, तुम्हारा दर्द होगा कि हमारा दर्द होगा। अभी आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता भी थोड़ी सी क्या होगी, ब्लड में बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। भैया जब ये हीमोग्लोबिन रहेगी ही नहीं तो कौन पहुंचाएगा, बताओ भैया। आप भी तो घर में हो, एक व्यक्ति आपके घर के गार्जियन कमाते हैं, आप मौज करते हो, अरे कुछ तो आप भी समझो ना, आपका भी फर्ज बनता है ना, साथ में उनका हाथ बटाओ। ये नहीं कि केवल एक व्यक्ति कमाए और बाकी के लोग मौज करे खाएं और कहें हमारा हाथ पैर दर्द बहुत दर्द करता है, दवा कराओ। कहाँ से दवा कराएंगे, आप भी कुछ कार्य करो, उनका हाथ बटाओ, तो तभी तो आपका दर्द गायब होगा। फालतू बैठ के खाओगे पियोगे तो क्या होगा, तुम्हारा दर्द नहीं होगा, उनका दर्द होगा जो काम करते हैं, समझिएगा बात। तो बच्चों यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं, अभी मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं जिनके 3 4 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो वो आप चिंता नहीं करिएगा, मैं ये बता रहा हूँ, उनको भी बता रहा हूँ कि भैया आपको भी हाथ बटाना चाहिए घर में, ठीक है, क्योंकि आप भी खाते हो, आपका भी फर्ज बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन, तो अब ये हमने बताया ना हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है। अगर ये RBC क्या है आपके ब्लड में, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब नहीं मिल पाएगी, जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णता नहीं हो पाता है। सही बात है, कहियो खाना नहीं हजम हो रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहा है, इसलिए 50 लाठी कोई मारा हो, हाँ, ऐसा नहीं है भाई, मेहनत करो, क्यों नहीं सब होगा, हो जाएगा। जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णता नहीं हो पाता है, खाना नहीं पच पा रहा है, और क्या होता है जिसमें ऊर्जा में भी कमी आती है, हाँ, जैसे लागत है ऊर्जा की, तो पी करके आए हैं कि इनको ऊर्जा फ्री मिलेगी। अरे ऊर्जा लेना है तो आप ग्लूकान डी पी करके अपना कार्य करोगे, हाँ, ऐसे संभव ही नहीं है। ऊर्जा फ्री मिलती होती तो सब लोग ले लेते। अरे ऊर्जा पाने के लिए आपने जो कुछ खाया है उसको भी तो आपको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है ना, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। खा के बैठे रहो ना तो फिर क्या है,
शरीर फूल गुब्बारा हो जाएगी, हाथ गोल लकड़ी पेट दमगड़ी हो जाएगा। हाँ, उठोगे तो पेट पकड़ के उठोगे, समस्या हो जाएगी। इसीलिए बता रहे हैं कि जिसमें क्या है, ऊर्जा में भी कमी आती है और थकावट उत्पन्न होती है। बताए दिए ना, जितना भी हमने बताया सारी चीज़ें ये हैं कि आपको कहीं से कुछ बाहर नहीं समझना है, बस एकदम सरल शब्दों में आपके ही शब्दों में सारा कुछ आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और बस मैं टार्चर इसलिए कर देता हूँ कि आपका दिमाग, अगर दिमागदार होगे तो कुछ ना कुछ करोगे, और नहीं तो अगर दिमाग से पैदल होगे तो हमें दिख रहा है कि तुम दिमाग से पैदल हो। ठीक है, तो मैं से कहने इसलिए पड़ रहा है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कार्य करना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आप देखिए थकावट भी उत्पन्न होती है और इसकी कमी से रोग भी हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं लोग। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं लोग। तो इस तरह से आप बात जो है समझ गए होंगे। समझ में आ गई कि नहीं आई समझ में बच्चों? और भी अगर आप समझना चाहें तो ये आप जानते हैं कि रुधिर का जो औसत हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह लगभग कितनी होती है? 14.5 ग्राम प्रति 100 ml। याद रखिएगा, 14.5 ग्राम प्रति 14.5 ग्राम प्रति 100 ml में होती है। ठीक है, 100 ml में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन? 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। ये प्रश्न आता है कंपटीशन में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। और यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम हो गई तो ऑक्सीजन की क्षमता घट जाएगी और यह क्या होगा कि मानव ऑक्सीजन के कमी के लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। उसकी सांस फूलेगी। कौन फूलेगी? उसकी सांस फूलेगी। ठीक है, जो अक्सर कमी से होते हुए एनीमिया रोग का पहला लक्षण होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा, आपको हमने बताया हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्रिय बच्चों, मित्रों, मेरे भाइयों एवं बहनों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बस यही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।